Hello, everybody. Hello to our global audience. नमस्ते, सभी को नमस्ते, हमारे वैश्विक दर्शकों को नमस्ते। हम आज उस दिन यहाँ आए हैं जिस दिन हम आम तौर पर नहीं आते, लेकिन हम यहाँ हैं क्योंकि हमारे पास बहुत बहुत महत्वपूर्ण खबर है जिसकी हमने कल आंशिक रूप से रिपोर्टिंग की थी। लेकिन हम उस रिपोर्टिंग को आगे बढ़ाना चाहते हैं क्योंकि इसमें प्रगति हुई है, और हम ये सब आपको ऐसे तरीके से समझाना चाहते हैं जिसे समझना और ग्रहण करना आसान हो। ये बहुत कठिन, जटिल विषय है। मेरे प्रिय मित्र और सहयोगी पेपे एस्कोबार यहाँ मौजूद हैं। मैं एक क्षण में उन्हें माइक सौंपता हूँ। कृपया लाइक और सब्सक्राइब बटन दबाकर हमारा समर्थन करें। सबस्टैक पर जाएं, पेड मेंबर बनें। हम ये सामग्री सीधे आपके मेल बॉक्स में पहुंचाएंगे। तो पेपे, शुरू कीजिए। कृपया दुनिया को, हमारे वैश्विक दर्शकों को समझाए कि क्या हो रहा है। Our global audience, what is going on? Wow. Thank you, Mr. Z. Thanks, everybody. धन्यवाद मिस्टर जेड, आप सभी का धन्यवाद। हाँ, मैं संक्षेप में बोलने की कोशिश करूंगा। बहुत से लोगों ने शिकायत की कि इस हफ्ते मैं बहुत लंबा बोलता रहा क्योंकि मुझे सबको संदर्भ समझाना जरूरी था। ये उतार चढ़ाव वाली बेहद जटिल बातचीत है। ये रूसी रूलेट जैसा है। और हाँ, कम से कम हमें कुछ हलचल दिख रही है। हमें अभी नहीं पता कि इससे कोई ठोस नतीजा निकलेगा या नहीं, लेकिन हमारे पास एक ढांचा है, एक रोड मैप की रूपरेखा है, और यह जाहिर है ऐसी चीज पर निर्भर करता है जो अभी मौजूद नहीं है और शायद हो भी नहीं सकती। अमेरिका और ईरान के बीच आपसी भरोसा, खासकर अमेरिकी सरकार के प्रति ईरानी पक्ष का भरोसा, क्योंकि एक बार फिर उन्होंने किसी तरह की समझ की दिशा में बने पिछले रोड मैप को उड़ा दिया था, उस डेड कैट एमओयू को, जिसे अब जाने कितनीवीं बार फिर से जिंदा किया जा रहा है। Resuscitated for the umpteenth time. Well, we should pay a lot of attention to खैर, हमें अगले, मान लीजिए 24, 48, 72 घंटों में क्या हो सकता है, इस पर बहुत ध्यान देना चाहिए। यानी अभी से रविवार तक अगर हमें इस तरह की कोई हलचल दिखाई देती है, माफ कीजिए, अभी से रविवार तक, तो इसका मतलब होगा कि ये नया ढांचा सिर्फ मौजूद ही नहीं है बल्कि लागू किए जाने के चरण में पहुंच रहा है। हम सिर्फ कूटनीतिक पहल और बैक चैनलों के जरिए, बैक चैनलों के भीतर, उनके बाहर, उनके ऊपर वगैरह वगैरह हो रहे बेतहाशा काम के बीच एक बहुत नाजुक मोड़ पर है। लेकिन इस नाजुक मोड़ पर भी हमारे पास मिसाल के तौर पर कोई दस्तावेज नहीं है। हमारे पास अब भी कोई संयुक्त बयान नहीं है। We still don't have a joint statement. And after that we still don't because of that we still don't have. और उसके बाद उसी वजह से हमारे पास आगे की संभावित रूपरेखा अभी भी नहीं है। ये हमें मान लीजिए रविवार तक मिल सकती है, या फिर आप कहें तो अमेरिकी समय के हिसाब से रविवार सुबह या रविवार दोपहर तक। तो आइए मुख्य बिंदुओं को देखें, या ये देखें कि हमें कहाँ कुछ हलचल की उम्मीद करनी चाहिए। सबसे पहले होर्मुज जलडमरूमद, जो जैसा कि हम सभी जानते हैं बंद है। इस समय वहां से व्यावसायिक आवाजाही संभव नहीं है। ट्रैफिक बहुत कम है। अगर शुक्रवार से रविवार के बीच हम होर्मुज जलडमरूमद से ज्यादा जहाजों को गुजरते देखना शुरू करते हैं, तो इसका मतलब है कि कूटनीतिक मोर्चे पर सचमुच कुछ आगे बढ़ रहा है। हालांकि अंतिम समझौते तक पहुंचने से अभी बहुत बहुत दूर है। तो सबसे पहले जो है, हमें भाषा से शुरुआत करनी चाहिए। We should start with language. If we start to see a coordination. अगर हम वॉशिंगटन, इस्लामाबाद और तेहरान की आधिकारिक भाषा में तालमेल देखने लगें, यानी होर्मुज जलडमरूमद प्रतिबंधों और वार्ताओं के बारे में वे लगभग एक जैसे या बहुत मिलते जुलते शब्द, शर्तें और अवधारणाएं इस्तेमाल करने लगें, तब हम देखेंगे कि मरी हुई बिल्ली फिर जिंदा हो रही है। इस तरह की भाषा का मेल हुए बिना इसे भूल जाइए। और भले ही ट्रंप प्रशासन, मैं कहूँगा, अंग्रेजी भाषा के खिलाफ लगातार पाप करता रहता है, लेकिन ईरान से संवाद की बुनियादी भाषा के मामले में शायद वे व्हाइट हाउस या बेल्टवे के आसपास कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढ लें जिसे लिखना पढ़ना आता हो और जो ये उनके लिए लिख दे। ठीक है, तो अगला पड़ाव है जहाज़ों की आवाजाही। अगर जहाज होर्मुज जलडमरूमद से गुजरना शुरू करते हैं, खासकर उस ओमानी मार्ग से नहीं जो बंद है, क्योंकि ईरान ने मूलतः ओमान से कहा है
ओमानी क्षेत्रीय जल क्षेत्र से कोई जहाज नहीं गुजरेगा। नेविगेशन पर अस्थायी समझौते की चर्चा के दौरान होर्मुज जलमध्य में ओमान के अंदर और बाहर की आवाजाही को हम पूरी तरह नियंत्रित कर रहे हैं। लेकिन अगर जहाज चलना शुरू करते हैं और बीमा भी आगे बढ़ता है, जाहिर है इन जहाज़ों का बीमा युद्ध जोखिम प्रीमियम जो फिलहाल आसमान छू रहे हैं वे गिरने लगते हैं और बीमा कंपनियां वास्तव में ईरानी टैंकरों या चीनी टैंकरों के अलावा दूसरे टैंकरों को कवर करना शुरू करती हैं, या चीनी ग्राहकों को ऊर्जा भेज रहे ईरानी टैंकरों के अलावा दूसरे टैंकरों को। Sending energy to Chinese clients. Tankers from other GCC members, for instance, or मिसाल के तौर पर जीसीसी के दूसरे सदस्य देशों के टैंकर या अंतर्राष्ट्रीय टैंकर, अगर हम उन्हें चलते हुए देखें तो इसका मतलब है कि ढांचा आगे बढ़ रहा है। अमेरिकी पक्ष पर हमेशा की तरह पैसे के पीछे जाइए। अगर हम देखें कि ट्रेजरी विभाग, जिसका नेतृत्व वह घृणित व्यक्ति सोरोस का एसेट स्कॉट बेसेंट कर रहा है, जो इतना चतुर है कि पूरे ग्रह से कहता है जो भी ईरान के साथ कारोबार करेगा, जो भी ईरान की मदद करेगा, हम तुम्हें अमेरिकी डॉलर प्रणाली से बाहर निकाल देंगे। और हमने पूरे ग्रह में हंसी की सुनामी सुनी क्योंकि पूरी दुनिया ठीक यही चाहती है। ठीक है, स्कॉट बेसेंट के मस्खरापन वाले पहलुओं को छोड़ दें तो ट्रेजरी, अमेरिकी ट्रेजरी को कुछ कदम उठाने होंगे। The US Treasury has to make some moves. So this means waivers. तो इसका मतलब है छूटें, शायद लाइसेंस, बैंकिंग नोटिस और उदाहरण के लिए खतर के जरिए ईरान को अधिकृत भुगतान तंत्र, यानी खतर को आखिरकार उन 6 अरब डॉलर की राशि जारी करने की हरी झंडी देना जो खतरी बैंकों में है। यह ईरान का रोका हुआ पैसा है जो पहले दक्षिण कोरिया में था और फिर खतर भेज दिया गया। अगर हम इसमें हलचल देखते हैं तो समझिए कि पूरा ढांचा आगे बढ़ रहा है। और आखिर में सबसे अहम मुद्दा जिस पर अंत में चर्चा होगी, लेकिन जैसा कि प्रसारण शुरू होने से पहले मेरी मिस्टर जैद से बात हो रही थी, नेता मोज्तबा खामेनेनी के कार्यालय की तरफ से भी आश्वासन है कि ईरानी वार्ताकार कुछ लचीलापन दिखा सकते हैं और बाद के चरण में, शुरुआत में नहीं, परमाणु मुद्दे पर चर्चा शुरू कर सकते हैं। Not in the beginning, start discussing the nuclear dossier. Compared to the official Iranian position until literally yesterday, कल तक के आधिकारिक ईरानी रुख के मुकाबले ये एक बहुत 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 बड़ा कदम है। इसका मतलब है कि असीम मुनीर, नकवी और पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल ने हर किसी से बात की। उन्होंने राजनीतिक नेतृत्व से बात की, सैन्य नेतृत्व से बात की, सत्ता में दूसरे नंबर के व्यक्ति मोहसिन रजाई से बात की। उन्होंने सचमुच हर किसी से बात की और फिर जाहिर है ये मामला नेता तक गया। नेता ने स्पष्ट रूप से इन सभी बातचीतों पर अपना फैसला दिया। तो अब ये लचीलेपन वाला पहलू कुछ नया है। ये राष्ट्रपति पेजेशकियन के कार्यालय के इस कहने से कहीं आगे की बात है कि ये चर्चाएं बहुत बहुत उत्पादक हैं और शायद हम इस युद्ध के अंत की शुरुआत भी देख रहे हैं। We may even be seeing the beginning of the end of this war. This is one of the things that Pezeshkian said earlier this week. So even इस हफ्ते की शुरुआत में पेजेशकियन ने यही बात कही थी। इसलिए भले ही हम बहुत आशावादी न हो, फिर भी पूरे ईरानी तंत्र में यूं कहें एक हद तक लचीलापन दिखाने की इच्छा है, बशर्ते दूसरी तरफ गंभीरता हो। और इससे हम उस अहम मुद्दे पर आते हैं, इस ढांचे को लागू करना शुरू कैसे होगा? पहला कदम कौन उठाएगा? इसका सिर्फ एक ही तरीका है और अगले 3 दिनों में क्या आगे बढ़ता है यह हम मैकेन्स इसे एक साथ होना होगा। हम हो मोहम्मद जल्दमदगी से पारगमन की प्रक्रिया नरम का सवान। the process of transiting through the Strait of Hormuz. At exactly the same time, the Americans must say, okay. ठीक उसी समय अमेरिकियों को कहना होगा, ठीक है, हम आपके कुछ फंड जारी कर रहे हैं जिन्हें हमने जब्त किया था। आखिरकार वह आपका ही पैसा है। यह एक अहम उदाहरण है और हम कुछ प्रतिबंधों में भी डील देना शुरू कर रहे हैं, लेकिन यह सब एक ही समय पर साथ साथ होना चाहिए, पूरी तरह तालमेल में होना चाहिए। इससे सवाल उठता है कि इस सब की निगरानी कौन करेगा? मसलन सिर्फ पाकिस्तान और कतर ही नहीं हो सकते। पाकिस्तान मुख्य मध्यस्थ है और कतर कहले पैसे के लेन देन पर नजर रखने का माध्यम है। इसे ऐसे कह सकते हैं, दोनों पक्षों में बातचीत कर रहे लोगों के बीच, यानी अमेरिकी वार्ताकारों और ईरानी वार्ताकारों के बीच,
शुरुआत से ही कुछ हद तक भरोसा होना चाहिए, और ये सब कह ले पाकिस्तान और कतर की निगरानी या प्रबंधन में हो। आप सभी जानते हैं ये पूरा मामला बेहद नाजुक है। As all of you know, is extremely fragile. Extremely fragile. Something like this can be बेहद नाजुक स्थिति है। ऐसी कोई चीज पूरी प्रक्रिया को पटरी से उतार सकती है। अच्छी बात यह है कि संभावना है कि यह मामला अगले 3 दिनों में फिर से आगे बढ़े। तो ठीक है, जो हमने पहले रिपोर्ट किया था उसके बारे में अब हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि वह कायम है। इसकी पुष्टि और दोबारा पुष्टि पाकिस्तान सरकार के शीर्ष स्तर पर और नेता मोजतबा खामेनी के कार्यालय से हुई है। तो हमारे पास दोनों पक्षों से पुष्टि है, ईरान और पाकिस्तान से। साथ ही मैंने कुछ मिनट पहले अपने एक्स अकाउंट पर जो पोस्ट किया था वह मोहसिन रजाई के कहे हुए के बारे में है। मूल रूप से ईरान के शीर्ष स्तर पर हर कोई और पाकिस्तान सरकार भी ठीक ठीक जानते हैं कि उनका मतलब क्या है। ये भरोसे का मामला है। बेशक अगर हम होर्मुज जलडमरू मध्य पर कोई कदम उठाते हैं, we make a move on the Strait of Hormuz, the Americans have to make a similar or अमेरिकियों को भी ऐसा ही या उसके बराबर का कदम उठाना होगा और फिर प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है। तो मूल रूप से मोहसिन रजाई ईरान के शीर्ष नेतृत्व की आधिकारिक स्थिति बता रहे हैं। क्या इन सब का मतलब है कि हम किसी समझौते के बिल्कुल करीब हैं? नहीं। इसका मतलब यह है कि जिस ढांचे पर वे सोमवार से काम कर रहे हैं, पाकिस्तान और ईरान, वह अब हफ्ते के अंत तक पहुंचते पहुंचते ठोस हो गया है और इसे मोटे तौर पर एक मसौदा दस्तावेज में बदला जाना चाहिए जिसे दोनों पक्ष पढ़ेंगे, दोनों पक्ष हस्ताक्षर करेंगे और निश्चित रूप से उसकी समय सीमा भी दोनों पक्षों की मंजूरी से तय होगी और समय सीमा एक साथ लागू होनी चाहिए। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं, यह सिसिफस जैसा काम है, लेकिन कम से कम यह चट्टान जो पहाड़ी पर धकेली जा रही है अब फिर से आगे बढ़ रही है। ठीक है, यह मेरा छोटा सा सारांश था। मिस्टर जेड, मुझे यकीन कि मैं पकाप हिट्स इसमें आप बहुत जोड़ना हमें this and that. I want to add a lot of stuff to what I just said. Please take it away. पेपे, आप जो कुछ कहते और करते हैं उसका मैं दिल से सम्मान करता हूँ। हमारे वैश्विक दर्शक भी करते हैं और मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप ऐसे दिन जब हम आमतौर पर नहीं मिलते समय निकाल कर आए और दिन की घटनाओं का, असल में पूरे हफ्ते की घटनाओं का अपना सार प्रस्तुत किया। आपने जो अभी कहा उसमें मैं एक थोड़ा अलग पहलू जोड़ना चाहता हूं, लेकिन उससे आपकी कही किसी भी बात में कोई बदलाव नहीं आता। और यह पहलू जाहिर है मेरे अपने नजरिए, मेरे अवलोकनों, मेरी बातचीतों, मेरी आप जानते हैं आधी रात की चर्चाओं वगैरह से आता है। एक बहुत अहम बात मैं यहाँ जोड़ना चाहूँगा जिस पर हमने वास्तव में पहले चर्चा नहीं की है, लेकिन ये महत्वपूर्ण है क्योंकि कल रात मेरे एक संपर्क ने इसे उठाया था। by one of my contacts, and this is a reference to a Pakistan. और ये पाकिस्तान के एक बेहद सम्मानित सेना प्रमुख का संदर्भ है। उनका नाम राहील शरीफ है। उनका प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से कोई संबंध नहीं है, लेकिन वह पाकिस्तान के बहुत सम्मानित और बहुत प्रशंसित सेना प्रमुख रहे हैं। फिर MBS ने उन्हें सऊदी अरब के भीतर किसी तरह के सैन्य संगठन का नेतृत्व करने के लिए नियुक्त किया। मुझे बताया गया, और जाहिर तौर पर यह मेरे लिए काफी हैरान करने वाली बात थी, कि राहील शरीफ इस समझौते को आगे बढ़ाने में बहुत सक्रिय है। बेहतर शब्द न होने पर कहूंगा कि इसे आगे धकेलने में। मेरा मतलब पिछले वाले समझौते से नहीं है, बल्कि इस ढांचे से है। ठीक है, मैं बस ये कहूंगा, हाँ, स्पष्ट कर दूं कि वो इस ढांचे को आगे बढ़ा रहे हैं। वे MBS को इसकी अहमियत समझा रहे हैं और MBS से कह रहे हैं कि वे अपने ही माध्यमों से जो ट्रंप तक जाते हैं इन बातचीतों में अपना असर और समर्थन जोड़ें। तो जिन बातों का आपने जिक्र किया उनमें एक बहुत अहम और महत्वपूर्ण बात और जुड़ती है। ये आपकी अभी कही बातों को और मजबूत करती है, उनसे कुछ कम नहीं करती। मुझे ये भी बताया गया है और इस पर आपकी और मेरी चर्चा हुई थी कि पाकिस्तान ने ईरानी नेतृत्व के साथ एक स्तर का भरोसा बनाने के लिए बहुत दृढ़ प्रयास किया है। और इसे हासिल करने के लिए जब मोहसिन नकवी तेहरान में थे तो वे अपने साथ पाकिस्तान और ईरान
दोनों जगहों पर एक बेहद बेहद महत्वपूर्ण शख्स को लेकर गए थे। उनका नाम साजिद नकवी है। साजिद नकवी पाकिस्तान में 4 करोड़ शियाओं के नेता हैं। उन्हें अल्लामा कहा जाता है। यह आयतुल्लाह के समकक्ष माना जाता है और ईरानी नेतृत्व उनका बहुत सम्मान करता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मुज्तबा भी उनका बहुत सम्मान करते हैं, क्योंकि मुज्तबा का धार्मिक झुकाव है। और उन्होंने मोहसिन रज़ाई के जरिए मुज्तबा को संयुक्त रूप से यह संदेश दिया कि हम कुछ नहीं करेंगे और आपके हम पर जो भरोसा है उसके साथ कुछ भी होने नहीं देंगे। और इस बात को विश्वसनीय बनाने के लिए उन्होंने कहा कि अगर आप इन लोगों को मौका देना चाहते हैं तो 4 करोड़ पाकिस्तानी शिया आपके पीछे खड़े हैं। असल में मैं इसमें यही बारीकी जोड़ रहा हूं कि हमारा मानना है ये मौजूदा दुविधा से निकलने का एक रास्ता है जिसे आप नहीं चाहते, कोई भी नहीं चाहता। और अगर अमेरिका आपको धोखा देना शुरू करता है तो 4 करोड़ पाकिस्तानी शिया आपका समर्थन करेंगे और हम ऐसा होने नहीं देंगे। अब इस पर एक अहम बात, पाकिस्तान ने पहली बार अमेरिका से कहा, बेसेंट, अगर आप ये प्रतिबंध लागू करने जा रहे हैं तो हम इनका पालन नहीं करेंगे। पाकिस्तान ने ऐसा कर इतिहास में पहली बार पाकिस्तान ने ऐसा बेसेंट के मुंह पर तमाचा। उन्होंने प्रतिबंधों और द्वितीयक प्रतिबंधों को साफ साफ खारिज कर दिया, बिल्कुल साफ तौर पर। बहुत महत्वपूर्ण। अपने विदेश मंत्रालयों के जरिए रूस और चीन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर। बिल्कुल सही। और ये बात ध्यान देने लायक है कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। तो ये सद्भावना का एक संकेत था, ईरान के प्रति सद्भावना बढ़ाने का एक तरीका, ये कहना कि हम आपके साथ खड़े हैं। हम अब अमेरिका को अपने ऊपर दबाव डालने की इजाजत नहीं देते। मेरा मतलब है, पहले ऐसा हुआ करता था, लेकिन अब नहीं। तो कुल मिलाकर आपने जो अभी कहा, उसमें मैं ये जोड़ना चाहूंगा कि आसिम मुनीर ने ईरान जाने से पहले काफी तैयारी की थी। इस तैयारी में मोहसिन नकवी, साजिद नकवी, मैंने अभी उनकी भूमिका का जिक्र किया, और IRGC नेतृत्व के साथ उनकी बातचीत भी शामिल थी, ये कहते हुए कि हाँ, मैं यहाँ नहीं आऊंगा। दरअसल उन्होंने श्री ट्रंप के सुझाव पर इस बारे में स्पष्टीकरण दिया था। मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि मेरा मानना है कि आपके हित में भी है और दुनिया के हित में भी। तो आइए उन्हें एक मौका दें। तो मोहसिन नकवी ने मुज्तबा को कुछ लचीलापन दिखाने के लिए राजी किया। ध्यान रहे, बात कुछ लचीलेपन की है, इसलिए मैं आशावादी हूँ, जैसा कि मैं कल भी था। मुझे पता है कि यह रास्ता खतरनाक है। मुझे पता है कि इसमें हिमालय की दरार जितने बड़े बड़े गड्ढे हैं। मुझे पता है कि बहुत सी बातें हो सकती हैं, लेकिन जिन लोगों पर मुझे भरोसा है वे मुझे बता रहे हैं कि 7 दिनों में पहली बार कोई महत्वपूर्ण प्रगति हो रही है, और हमारे पास उम्मीद रखने की वजह है कि ये उम्मीद है जल्द ही खत्म हो जाएगा। खैर, मुझे शैतान का वकील बनने दीजिए, क्योंकि मूल रूप से मैं एक यूनानी सिनिक का अवतार हूँ। बेशक हम सभी यही उम्मीद करते हैं, लेकिन हर कोई जानता है कि दूसरी तरफ उसका सामना किससे है। पूरी तरह प्रत्याशितता, अस्थिरता और जाहिर है आकाशगंगा जितना बड़ा अहंकार। इसलिए चीजें बहुत ज्यादा जटिल हो जाती हैं। तो एक बार फिर हमें अगले 24, 48, 72 घंटों में जमीन और समुद्र पर मौजूद तथ्यों को देखना होगा। अगर हमें कोई हलचल दिखती है, अगर हम कोई गतिविधि पकड़ते हैं, तो इसका मतलब होगा कि पर्दे के पीछे जिस चीज पर चर्चा हुई है, शायद दोनों पक्षों के हस्ताक्षर के लिए संभावित संयुक्त बयान के कई मसौदे हैं, वह काम कर रही है। अगर कोई हलचल नहीं होती और दूसरी तरफ से हमें सिर्फ ट्रुथ सोशल पर जोर जोर से बयानबाजी ही मिलती है, तो हम एक बार फिर एक लंबी अंधेरी सुरंग की ओर जा रहे हैं। बेशक हम सब उम्मीद करते हैं कि ऐसा न हो। ठीक है, यह निष्कर्ष है इस time here. Mr. Z, thanks very much. Please, Well, just a couple.
Yeah, my wrap up. So I am informed that मेरी संक्षिप्त what we need बात। to look for तो मुझे जानकारी मिली है कि अगले 24 से 48 घंटों के भीतर हमें अमेरिका, पाकिस्तान और ईरान का एक संयुक्त बयान देखने को मिल सकता है, जो एक ही समय पर जारी होगा, बिल्कुल एक ही समय पर। इस बयान में उन बातों का खाका पेश किया जाना है जिनका हमने अभी जिक्र किया, और साथ ही इस योजना के लागू होने की रूपरेखा तथा किसी स्थल की घोषणा का ढांचा भी बताएगा। ईरान तय की मौ में इस्लामाबाद में होत, अमेरिका वांछे इसलिए एक फैसला किए स्टालिंग। US is pushing for this to be in Switzerland, so a decision is going to be made. हमेशा से गई था। इसे करना है बदले। Yeah, so it's still the same. हाँ, तो स्थिति अब भी वही है। उन्हें तीसरा विकल्प ढूंढना होगा जो दोहा हो सकता है, लेकिन ईरानी दोहा के लिए बहुत उत्सुक नहीं है। ये एशिया में कहीं और भी हो सकता है। वैसे ज्यादा विकल्प है भी नहीं, तो मूलतः बात इस्लामाबाद या स्विट्जरलैंड की है। So it's essentially Islamabad or Switzerland. Yes, and Iran is very much pushing for हाँ, Islamabad. और ईरान कई कारणों से इस्लामाबाद को बहुत जोर देकर आगे बढ़ा रहा है। तो मान ले कि ये ढांचा कायम रहता है, मान ले कि हम सही दिशा में आगे बढ़ते रहते हैं, तो वॉशिंगटन, इस्लामाबाद और ईरान से एक ही समय पर घोषणा आने की उम्मीद रखिए। तीन पक्ष और संभवतः कतर भी ये कहेंगे कि हमने इस ढांचे पर सहमति बना ली है। हम फिर से अप्रत्यक्ष रूप से मिलेंगे, पाकिस्तान मध्यस्थ होगा और हम 60 से 90 दिनों की अवधि के लिए इन वार्ताओं में शामिल होंगे। शत्रुता निलंबित रहेगी और साथ ही एक साथ पाकिस्तान एक तरह के गारंटर के रूप में, कतर एक तरह के गारंटर और धन उपलब्ध कराने वाले के रूप में, तथा ईरान और अमेरिका जमीन पर चीजों को आगे बढ़ाने वाले पक्षों के रूप में धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। तो ये हमारी रिपोर्टिंग है। ये उस रिपोर्ट में और जोड़ती है जो हमने कल की थी, और हम अपने सहयोगी, प्रिय मित्र, दुनिया भर में अत्यंत सम्मानित पत्रकार के आभारी हैं कि वे यहाँ आए और दुनिया को उसी तरह समझाया जैसा वे करते हैं, अपनी अनोखी शैली और अनोखी विश्वसनीयता के साथ। तो बहुत बहुत धन्यवाद पेपे, और हमारे वैश्विक दर्शकों का भी धन्यवाद। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो हम आपसे अनुरोध करते हैं कि कृपया लाइक और सब्सक्राइब बटन दबाएं, हमारे सबस्टैक चैनल पर जाएं और हम ये बेहद उच्च गुणवत्ता वाली खबर आपके मेल बॉक्स तक पहुंचाएंगे। हम फिर मिलेंगे सोमवार को लैरी के साथ, मंगलवार को पेपे के साथ, और अगले हफ्ते फिर संयुक्त रूप से। हम रिपोर्टिंग जारी रखेंगे जब तक कोई नाटकीय घटनाक्रम नहीं होता। हम सोमवार को वापस आएंगे। सभी का धन्यवाद। Cheers. Thanks, everyone.